मन में अक्सर बहुत सारे सवाल बनते हैं। कई बार पूछने का मन भी होता है। कई बार बहुत हिम्मत जुटा लेते हैं कि इन सवालों का जवाब जान लिया जाए, इन्हें पूछ लिया जाए। लेकिन जैसे ही हाथ उठाने की नौबत आती है, शरीर फ्रीज हो जाता है और फिर हिम्मत नहीं पड़ती कि उन सवालों का जवाब हम जान लें या वो सवाल हम पूछें। नमस्कार, मैं हूं देव और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा के इस रविवार के विशेष एपिसोड में, जिसका नाम है सवाल आपके जवाब हमारा। पिछले सप्ताह में एक बच्चे का प्रश्न आया है और उसने ये पूछा है कि अक्सर क्लास में पढ़ते समय उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन वह अपने सर से वो सवाल पूछ नहीं पाता। मन खूब है कि वो पूछे, लेकिन फिर भी वो पूछ नहीं पाता। सवाल बनते भी हैं और पूछने का मन भी है, लेकिन वह पूछ नहीं पाता। उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। तो आज हम इस विषय पर अपनी समझ के अनुसार थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि दरअसल ऐसा क्यों होता है। क्या ये आपके साथ ही होता है या ये एक इतनी बड़ी समस्या है कि लगभग सभी के साथ होता है। इसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है और अगर इससे बचना है तो हम इससे बच कैसे सकते हैं। इस सब को समझने के लिए सबसे पहली चीज है कि हम समस्या की प्रकृति को समझने का प्रयास करें। ये समझने का प्रयास करें कि स्थिति कैसी है, हम उस स्थिति का आकलन करना चाहें। सबसे पहले तो हम स्थिति को समझने का प्रयास करें कि दरअसल क्या स्थिति बनती है। मन में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं या प्रश्न ही नहीं बनते। प्रश्न पूछने की आपकी इच्छा होती है या प्रश्न पूछने की इच्छा ही नहीं होती। इन दोनों चीजों का विश्लेषण आप अपने अंदर कर लीजिए। आज हम इस वीडियो में फिलहाल ये मानकर चल रहे हैं कि जिस बच्चे ने जैसे पूछा है, उसने जो बताया है, उसी को आधार मान लेते हैं। हम ये आधार मान लेते हैं कि आपके दिमाग में प्रश्न बनते हैं, आपका पूछने का मन होता है, पूछ नहीं पाता है। पूछने का मन तो है, लेकिन आप पूछ नहीं पा रहे हैं। और फिर जब समय निकल जाता है, क्लास खत्म हो जाती है, फिर आप पछताते रह जाते हैं कि काश हमें ये पूछ लेना चाहिए था। तो ये तो है समस्या, ये है समस्या की प्रकृति। सवाल बन रहे हैं, पूछने का मन है, पूछ नहीं पाते हैं, और जब समय निकल जाता है तो फिर पछताते रह जाते हैं कि काश हमें ये पूछ लेना चाहिए था। अब इस समस्या के संभावित कारण क्या हो सकते हैं, हम उस पर बात कर लें। मेरी नजर में जो संभावित कारण है, और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो मैं जवाब दे रहा हूं इस प्रश्न का, वो मेरा अपना दृष्टिकोण है। हो सकता है आप इस दृष्टिकोण से सहमत हो सकता है नहीं भी सहमत हो। अगर आपकी असहमति है तो भी स्वागत है, और सहमति है तो भी स्वागत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या सोचा, मेरे क्या समझ में आया, उतना मैं आपको बता रहा हूँ। जितना मनोविज्ञान थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, उसके आधार पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो सोसाइटी को देखा और समझा है उस आधार पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी समझ से जो सबसे पहला डर बच्चे के दिमाग में आता है, उसे हम कह सकते हैं कि वह एक तरह का अस्वीकृति का डर है, अस्वीकार किए जाने का डर है। उसको पहला ही डर ये लगता है कि अगर सब हंस पड़े तो। मैंने सवाल पूछा, बाकी के लोग तो पूछ नहीं रहे, और अगर सब हंस पड़े तो क्या होगा। या उसके दिमाग में ये उठता है कि अगर मैंने सवाल पूछा और सर ने डांट दिया तो। या उसके दिमाग में ये चला कि अगर मेरा सवाल बहुत बेवकूफी भरा हुआ तो। अक्सर इनमें से कोई एक स्थिति अस्वीकृति के डर के कारण होती है। या तो ये कि सब हंस पड़ेंगे, या तो ये कि सर डांट सकते हैं, या फिर ये कि मेरा सवाल अगर बेवकूफाना हो गया तो। इसके पीछे मनोविज्ञान का एक कारण है। मनोविज्ञान का कारण यह है कि यह एक सामाजिक स्वीकृति की
मूल मानव आवश्यकता से जुड़ी हुई बात है, और मनोविज्ञान इसे अंग्रेजी में अगर कहें तो कहेंगे नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस। नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस इसको कहते हैं मनोविज्ञान के हिसाब से। असल में होता क्या है, बच्चा अपने समूह में अपनी जो छवि है उसको अलग नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि उसकी छवि भी वैसी ही रहे जैसी हमारी क्लास के अन्य बच्चों की है। वह अपने आप को अलग स्थापित करना नहीं चाहता। उसका मस्तिष्क जो है वह सिक्योरिटी मोड में चला जाता है, यानी सुरक्षा वाले मोड में चला जाता है कि जैसा है ठीक है, सुरक्षित है। माइंड का एक पार्ट होता है, एमिगडाला बोलते हैं उसको। तो एमिगडाला जो है वो इस सामाजिक खतरे को ऐसे एक्सेप्ट कर लेता है जैसे कि यह रियल का कोई खतरा है। तो मस्तिष्क में इस समय कुछ होता है, वो क्या है, वो ये है कि बच्चा प्रश्न पूछ के, जो 40, 50, 60 बच्चे एक क्लास में बैठे हुए हैं और वो अकेला प्रश्न पूछने के लिए अगर खड़ा हुआ है तो उसे लगता है कि वह अपनी सोसाइटी से बाहर निकल गया, अलग हो गया। ठीक है, उसको ऐसा लगता है। मस्तिष्क इस प्रक्रिया को समझता है और सिक्योरिटी मोड में चला जाता है कि नहीं, बस ऐसे ही सुरक्षित है, इतना ही ठीक है। ये दिमाग की एक अपनी व्यवस्था है। जब ऐसा होता है तो शरीर में एकाएक एक तनाव उत्पन्न होता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें जल्दी जल्दी आने लगती हैं, और फिर अगर वो बोलने के लिए खड़ा भी होता है तो उसकी आवाज या तो कांपने लग जाती है या फिर वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाता। ये स्थिति आती है। सबसे बड़ी समस्या उसे आती है कि ये जो पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति है ये क्या कहेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत एक कारण हो गया, और वो कारण है अस्वीकृति का डर। ये सोसाइटी मुझे कहीं अस्वीकृत ना कर दे, क्योंकि मैं वैसा नहीं कर रहा हूं जैसा ये सब कर रहे हैं। ये सब शांत है और मैं बोल रहा हूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सोसाइटी मुझे अस्वीकृत कर दे और मैं इस ग्रुप से अलग पहचान बना लूं। तो इसका अगर एक सामाजिक एक्सपेक्ट में अभी प्रस्तुत करूं तो आप ऐसे समझिए कि इस सोसाइटी की अपनी एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था आज से नहीं, बहुत पहले से बिल्कुल ऐसी ही चली आ रही है। आपको क्या लग रहा है, आप अभी जो कुछ कर रहे हैं, क्या सोसाइटी में सारे लोग शांत हैं? उस पे अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते जो आप कर रहे हैं? क्या उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। आप कुछ करें या ना करें, प्रतिक्रियाएं सदैव आती रहेंगी। एग्जाम्पल से समझिए, अभी आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपके आस पड़ोस के, हो सकता है आपने सुना भी हो, जब मैं वो पूरी प्रक्रिया बताऊंगा तो आप एग्री करेंगे उस बात पर। आपके पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदारी के लोग जरूर ये कहते होंगे कि तैयारी तो भाई बहुत दिन से कर रहे हैं, कुछ हो हुआ नहीं रहा, लग रहा है ये शऊर से पढ़ नहीं रहे, और होगा भी नहीं, हमें लग रहा है इनका होगा, वो हो नहीं पाएगा, इनका नहीं हो पाएगा कुछ। अब आप रुकिए थोड़ा देर, फिर आप सक्सेसफुल हो जाइए जो भी लक्ष्य के प्रति आप लगे हुए हैं। तो आपको लगेगा कि अभी ये लोग गलत बोल रहे हैं, जब आप लग जाएंगे तब नहीं बोलेंगे। ऐसा भी नहीं, आप जॉब में लग जाइए, जब शुरुआत होगा उनको पता लगेगा कि इसका नंबर आ गया है, तो उनकी प्रतिक्रिया होगी, अरे अभी तो और कुछ होना है, अभी कागज चेक होंगे, दौड़ लगेगी, ये होगा, अबे निकल जाएंगे, अबे कोई फाइनल मेरिट थोड़ा ही आई है, जब ज्वाइन कर ले तब देखना, अभी हम नहीं मानते हुआ होगा। ये उनकी प्रतिक्रिया होगी। उसके बाद आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको लगेगा कि अब ये लोग मेरे प्रति हमेशा सकारात्मक बातें करेंगे। नहीं, सोसाइटी में 90% लोग उस समय भी आपके प्रति नकारात्मक बात करेंगे। जब आप ज्वाइन कर लेते, अरे ऐसे तुक्का में लग गई, भाग्य था तो लग गई, इतने होशियार थोड़े थे, हमें पता हमारा लड़का उनसे ज्यादा होशियार है, हमारे लड़के को तो बहुत कुछ आता है, उसे तो नहीं कुछ आता, वो धोखा में लग गई, तुक्का में, भाग्य बढ़िया था तो लग गई। हालांकि हमारा लड़का जो है ऐसी पुलिस वुलिस की नौकरी नहीं करना चाहता, वो तो एसपी बनेगा सीधा, इसलिए उसने इसमें नहीं गया, नहीं तो हो जाता, हमारे का भी हो जाता। ये होगा। उसके बाद
आपको लगेगा कि अब काफी दिन हो गए जॉब करते हुए, 1 साल हो गया, तो अब लोगों का नजरिया मेरे प्रति बदल गया होगा। नहीं बदला होगा, तब भी नहीं बदला होगा। अब उनका होगा कि अच्छा नौकरी का लग गई, अबे कल तक तो मेरे पे घास छीलते रहे, अब आज लम्बतदार हो गए, हमें रुपया दिखाने आए, हमें दिखाने आए कि बहुत पैसा वाले हो गए। एक बात समझ लो, पूरे जीवन भर ये अवधारणा बदलने वाली नहीं है, वो ऐसे ही चलती रहेगी। एक बहुत पहले एक गीत आया था, उस गीत की टैग लाइन अपने जीवन की बना लो कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उनका काम है कहना, वो कुछ ना कुछ तो कहते रहेंगे। आप अगर ये सोच के काम करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी काम कर ही नहीं पाए। आप कुछ भी कर डालिए, सोसाइटी के 90% लोग उसके प्रति नकारात्मक अवधारणा ही रखेंगे। 90% लोग। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये सोसाइटी ऐसे ही जाने कब से चलती चली आ रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये मानव स्वभाव है और सबके अंदर ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं। बस सक्सेसफुल वो लोग होते हैं जो इस बात पे गौर किए बगैर आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने पहली बात कर ली कि अस्वीकृति का डर होता है, और ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है, इस कारण ऐसा होता है। दूसरे कारण की अगर बात करें, तो दूसरा कारण हो सकता है आप में आत्मविश्वास की कमी। आप अपने ऊपर प्रॉपर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आप अपने अपने ऊपर ही विश्वास ना कर पा रहे हो। इसमें क्या क्या होता होगा? जब आप में आत्मविश्वास की कमी होगी, तो हो सकता है आप पूछने से पहले ये सोचने लग जाएं कि मुझे ठीक से बोलना ही नहीं आता है, मैं शब्दों को हो सकता है गुरुजी को समझा ना पाऊं, बता ना पाऊं। हो सकता है आप ये सोच लें कि मेरी तो भाषा ही कमजोर है। ये डर, एक डर इस तरह का, आप अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे कि मैं ये कर लूंगा, इस बात का आपको विश्वास नहीं है। इसके पीछे भी एक मनोविज्ञान है। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक हुए अल्बर्ट बांडूरा। तो अल्बर्ट बांडूरा ने सेल्फ इफिशियंसी थ्योरी दी है एक। अगर व्यक्ति को लगता है कि वह सक्षम नहीं है, तो उसकी खासियत है वो प्रयास करना ही छोड़ देगा। ये अल्बर्ट वांडूरा ने कहा, जो उन्होंने थ्योरी दी, सेल्फ इफिशियंसी थ्योरी। उसमें इन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति को ये लगने लग जाएगा ना कि उसमें ताकत नहीं है, वो ये नहीं कर पाएगा, तो वो प्रयास करना पहले कम करेगा और फिर छोड़ देगा, प्रयास ही नहीं करेगा। और कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति बिना प्रयास के तो हो नहीं सकती। एक लाइन आपने खूब सुनी होगी, लहरों से डर के दरिया पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो खूब सुना होगा आपने। इसके पीछे ऐसा हो सकता है कि पूर्व के भी कोई कारण हो। ऐसा नहीं है कि आत्मविश्वास की कमी आप लेकर पैदा ही हुए थे। हो सकता है पूर्व के कुछ कारण हो। पूर्व के कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं कि पहले कभी आपने ऐसा करने का प्रयास किया हो और लोगों ने हंस दिया हो, खिल्ली बना दी हो, मजाक बना दिया हो। या घर में जब कभी भी आपने बोलने का प्रयत्न किया हो तो आपको डांट दिया गया हो सकता है जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं उनके बीच में आपको बोलने का अवसर ही ना मिला हो। या ये भी हो सकता है कि ऐसा करने पर लगातार आपकी तुलना कर दी गई हो कि वो तो देखो कितना बढ़िया बोलता है, तुम नहीं बोल पाते हो। तो इन चीजों को क्या करता है, माइंड संजो के रखता है, और जैसे ही वह स्थिति पुनः आती है वो सारी चीजें रिकॉल हो जाती है, सारी चीजें वापस आ जाती है। और जब सारी चीजें वापस आ जाती हैं तो खतरे की घंटी दिमाग में तुरंत बजती है कि गलत है, ये कदम गलत है, इधर हमें नहीं जाना है, ये ठीक मामला नहीं है, इधर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। ये तुरंत दिमाग में जाए। यहाँ एक कहानी सुन लीजिए बड़े गौर से। एक नाम आपने सुना होगा, और वो नाम है एक वैज्ञानिक का, एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन। एडिसन वैज्ञानिक था और उसने अपने जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ कोट दिया, वो उसने कहा कि आई एम व्हाट माई मदर मेड मी। हिंदी में बता दूं
उसने कहा आज मैं वो हूं जो मेरी माँ ने मुझे बनाया। और इस कोट के पीछे एक लंबी कहानी है। कहानी ये है, उसकी कहानियां आपने सुनी होंगी। बड़ा शैतान टाइप का बच्चा था। दरअसल वो शैतान नहीं था, वो जिज्ञासु टाइप का बच्चा था। दूसरा, वो कही सुनी बातों पे बिलीव नहीं करता था, वो करके देखना चाहता था। वह अपने आप को संतुष्ट करना चाहता था। ये उसकी खासियत थी। उसकी कई कहानियां आपने सुनी होंगी। जैसे उसने अपने टीचर से पूछा कि ये चिड़िया जो है वो आकाश में क्यों उड़ती है। तो टीचर ने जवाब दिया कि उसके पंख होते हैं इसलिए आकाश में उड़ती है। लेकिन वह टीचर की उस बात से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने काउंटर क्वेश्चन किया। उसने कहा लेकिन जो हम पतंग काइट जो हम उड़ाते हैं उसके तो पंख नहीं होते, वो कैसे उड़ जाती है। टीचर को लगा ये मूर्ख है, ये ठीक नहीं है। ऐसे उल्टे पुल्टे प्रश्न वो करता था टीचर से, टीचर के हिसाब से उल्टे पुल्टे। ठीक है। तो टीचर ने उसकी मां को बुलाया और उसे स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया। हालांकि एडिसन ने इसके बाद भी बहुत उलझुल प्रयोग किए। वो अपने घर पे गया। एक दिन उसने देखा कि एक रेंगता हुआ कीड़ा जा रहा है। ऊपर से चिड़िया आई, उसने कीड़ा चोंच में दबाया, खा गई और उड़ गई। वो एकदम दिमाग की बत्ती उसकी जली कि आज रियल कारण पता लगा। चिड़िया जो है वो इसलिए उड़ सकती है क्योंकि ये कीड़ा खाती है और आदमी खाता नहीं है। अगर आदमी भी कीड़ा खाएगा तो आदमी उड़ जाएगा। तो बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार था। उसने वो कीड़े चुने, इकट्ठे किए। अब उसको लगा कि ये कीड़े मैं खिलाऊं किसको। खुद पे नहीं आजमाया उसने। अब उसको लगा कि किसको खिलाऊं, बच्चा है अभी एडिसन। ठीक है, किसको खिलाऊं वो कीड़े। तो उसने कहा कि ऐसे अगर मैं किसी को कीड़े खिलाऊंगा तो वो तो खाएगा नहीं क्योंकि कीड़े हैं। तो उसने उन कीड़ों को पीस लिया, पल्प बना ली, ले, और एक गिलास पानी में उनको मिक्स किया। और मिक्स करके उसकी हम उम्र ही, उसके यहाँ जो नौकरानी थी उसकी लड़की थी, उसके पास लेके गया। उससे कहा देखो तुम मेरी पक्की दोस्त हो, तुमसे ज्यादा और मैं इस दुनिया में किसी को नहीं चाहता, और मैं ये चाहता हूं कि जो सबसे बढ़िया काम हो वो तुम्हारे साथ हो। और मैंने एक वंडरफुल मिक्सचर बनाया है, इस मिक्सचर को जो भी पिएगा वो उड़ने लग जाएगा। तो बेचारी ना समझती पिला दिया उसको, बीमार पड़ गई। बाद में एडिसन कूटा गया। एक बार उसने मुर्गी को अंडों पे बैठे हुए देखा और अपनी माँ से पूछा कि माँ ये मुर्गी अंडों पे क्यों बैठी है। तो माँ ने बताया कि अंडों को से रही है, थोड़े दिनों के बाद इसमें से चूजे निकलेंगे। एडिसन के दिमाग में फिर प्रश्न आया कि मुर्गी के बैठने से अंडों में से चूजे निकलते हैं। गलत डायरेक्शन में उसका निष्कर्ष चला गया। उसने सोचा कि मुर्गी इतनी हल्की होती है, 1.5-2 किलो की, और ये बैठती है तो कई दिनों के बाद बच्चे निकलते हैं। आदमी तो काफी वजन का होता है, अगर वो बैठेगा तो हो सकता है जल्दी निकल आए। वो 1 दर्जन अंडे लाया और घर के एक कोने में ले जाके बैठ गया। बच्चे तो नहीं निकले, बल्कि उसका पैंट और खराब हो गया। कुल मिला के इस तरह के उसने प्रयोग किए और हर प्रयोग से वो सीख रहा था। वो सीख रहा था कि कीड़े खाने के कारण चिड़िया नहीं उड़ती, चिड़िया के उड़ने का ये कारण नहीं है, उसने सीख लिया। वजन के कारण अंडों में से चूजे नहीं निकलते, उसने सीख लिया। कहानी दरअसल क्या थी, मेन कहानी हम वहां वापस आते हैं जब एडिसन की माँ को उसकी टीचर ने अस्पताल वहां विद्यालय में बुलाया और कहा कि देखो हम तुम्हें पढ़ा नहीं पाएंगे, इस तुम्हारे बच्चे को हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ये बहुत मूर्ख है, इसके चक्कर में बाकी सारे बच्चे भी मूर्ख हो जाएंगे, तो हम भाई इसको नहीं पढ़ा पाएंगे, आप ऐसा करो इसको ले जाओ। एडिसन की माँ ने रिक्वेस्ट भी की, लेकिन जब टीचर नहीं मानी तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेके चल दी। जब वो लेके चल दी तो एडिसन ने पूछा कि माँ क्या कहा था टीचर ने। एडिसन की माँ बोली कि बेटा तुम्हारे टीचर ने ये कहा कि आपका जो बच्चा है वो बहुत ब्रिलियंट है, एकदम वैज्ञानिक दिमाग का है, बहुत ब्रिलियंट, इतना ब्रिलियंट कि हमारे यहाँ इस लेवल का कोई टीचर नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सके, ये खुद पढ़ लेगा, इतना ब्रिलियंट है ये बच्चा। वो बात क्लिक कर गई एडिसन के, और एडिसन ने अपने आप को मान लिया कि वो वैज्ञानिक है, वो बहुत तेज है, दुनिया में उससे तेज कोई दूसरा बच्चा नहीं है, ये उसने मान लिया, उसी दिन मान लिया। बाद में जब एडिसन की माँ की डेथ हो गई तो वो लेटर जो टीचर ने एडिसन की माँ को भेजा था, एक दिन
एडिसन अपनी माँ का संदूक खंगाल रहा था, उसमें वो लेटर मिला, वो पुराना लेटर जब एडिसन बच्चा था, और उस लेटर को जब उसने खोल के देखा तो उसमें लिखा था तुम्हारा बच्चा मूर्ख है, हम इसे अपने विद्यालय में रख नहीं सकते। तब एडिसन ने एक लाइन कही, एक पंक्ति कही, आई एम व्हाट माय मदर मेड मी, मैं वो हूं जो मेरी माँ ने मुझे बनाया। ये ताकत है आत्मविश्वास की। एडिसन ने अपने ऊपर विश्वास किया और वो बना जो वो शुरुआत में नहीं था, ऐसा उसकी टीचर सोचती थी। एक तो ये कारण, हम दो कारणों पे बात कर चुके हैं, एक अस्वीकृति का डर, दूसरा आत्मविश्वास की कमी, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा एक और कारण है, और ज्यादातर लोगों के साथ ये कारण रहता है, वी वांट टू बी परफेक्ट। हम ये चाहते हैं कि हम में परफेक्शनिज्म आ जाए, हम जो भी करें वो एकदम एक्यूरेट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, गलती की कोई भी गुंजाइश ना हो, ऐसा हम चाहते हैं। आप ये सोच लेते हैं कि हम तब तक सवाल नहीं पूछेंगे जब तक कि हम उस सवाल को प्रॉपरली बिल्कुल सही से फ्रेम ना कर लें। आप ये सोच लेते हैं कि अगर कहीं धोखे में सवाल थोड़ा गड़बड़ हो गया तो आप ये सोच लेते हैं कि आज जो है मेरे शर्ट पे एक धब्बा लगा हुआ है ड्रेस पे, और मैं जब खड़ा होऊंगा तो वो दिखेगा। आप ये सोच लेते हैं कि अभी मैंने कटिंग सही से नहीं कटवाई है, हेयर कटिंग नहीं करवाई है। आप ये सोच लेते हैं कि आज मैंने प्रॉपर बाल सेट नहीं किए हैं, जब मैं खड़ा होऊंगा तो सब मुझे देखेंगे, क्या मैं परफेक्ट दिखूंगा? नहीं, बोले कल जब बढ़िया कोट पैंट पहन के आऊंगा, अच्छा दिखूंगा, तब पूछूंगा। और सवाल मैं प्रॉपर नहीं बना पा रहा हूं। ये परफेक्शनिज्म अपने आप में एक बड़ी समस्या है। आप अगर यही सोचते रहेंगे कि हम परफेक्ट होंगे तभी करेंगे, परफेक्ट होंगे तभी करेंगे, तो धीरे धीरे करके समय गुजरता जाएगा, ना आप कभी परफेक्ट हो पाएंगे और ना आप कभी वो काम कर पाएंगे जो आप करने वाले। परफेक्शनिज्म जो है वह प्रैक्टिस से आता है। जब आप शुरुआत करेंगे तब एक ऐसा दिन आएगा कि आप परफेक्ट हो जाएंगे। जब आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि आप परफेक्ट हो। तो इसके लिए जरूरी है कि परफेक्शनिज्म का इंतजार ना करें। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, टूटे फूटे शब्दों के साथ पूछ रहे हैं, पूछिए। गलत फ्रेम हो गया सेंटेंस, फिर भी आप पूछ रहे हैं, पूछिए। अपना नियम बना लो कि पूछना है मतलब पूछना है। अब परफेक्शनिज्म के पीछे मनोविज्ञान क्या है जरा वो समझो। जो परफेक्शनिज्म वाला दिमाग होता है वो इस बात की प्रतीक्षा करता है कि जब हम 100% एक्यूरेट होंगे हम तब पूछेंगे या तब ये काम करेंगे। लेकिन क्लास की जो समय अवधि होती है वो थोड़ी होती है। अब उस थोड़ी समय अवधि का समय तब तक निकल जाता है और फिर हम कसमसा के रह जाते हैं कि हम तो पूछने वाले थे, ये पूछ नहीं। ये एक बड़ी समस्या होती है। अब ऐसा व्यक्ति क्या करता है, जब वो पूछ नहीं पाता तो उसके दिमाग में वही बात चलती है कि जब मैं पूछूंगा तो या तो परफेक्ट पूछूंगा, यानी जब मैं बोलूंगा या तो परफेक्ट बोलूंगा या फिर मैं नहीं बोलूंगा। ये अब मैंने बच्चों वाली कंडीशंस तो बता दी। हो सकता है कि आपका जो क्लास का अध्यापक हो वह भी आपकी इस समस्या का एक कारक। तो चौथा पॉइंट हम उसी पे बात करेंगे। आपके ना बोलने के पीछे हो सकता है शिक्षक का व्यवहार भी हो। बच्चा सीखता है कंडीशनिंग से। अगर बार बार उसके पूछे जाने पे, उसके कार्यों पे नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती रही हो तो उसका दिमाग ये लिख के रख लेता है, उसका दिमाग ये बात नोट कर लेता है कि मैं पूछूंगा, गुरुजी कह देंगे चुप रह गधे, तुझे नहीं आता है, तू बार बार पूछने लगता है। अगर उसके साथ ऐसा होता है तो फिर निश्चित सी बात है उसका दिमाग ये बात नोट कर लेगा और अपने पास सुरक्षित करके रख लेगा कि सवाल पूछना मतलब खत्म, और फिर वो दोबारा कभी पूछने का प्रयत्न नहीं करेगा। तो बच्चों के अतिरिक्त अगर इस वीडियो को कोई टीचर भी देख रहा है तो इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चों को स्वतंत्रता दीजिए प्रश्न पूछने की। हो सकता है कि आपके हिसाब से उसके प्रश्न बेवकूफ़ी भरे हों, लेकिन उसका प्रश्न है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके पास प्रश्न है, वो जिज्ञासु है, वो पूछना चाहता है, ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है उसका प्रश्न गलत हो,
हो सकता है उसका पूछने का तरीका गलत हो सकता है उसने शब्दों को सही से फ्रेम ना कर पाया हो सकता है उसने शब्द का चयन सही से ना कर पाया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो सवाल पूछ रहा है तो एक बात मानिए, उसमें हिम्मत है, उसमें जिज्ञासा है, दो चीजें तो है। और सबसे बड़ा कारण है, जो मैं सोचता हूं मेरी समझ से सबसे बड़ा कारण होगा, वो होता है बच्चे के दिमाग में साथियों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, साथियों की प्रतिक्रिया क्या है। और वो अनुमान लगा के बैठता है कि मैं अगर पूछूंगा तो क्या होगा। अच्छा, वो वैसा पहले हो चुका होता है, उसके साथ नहीं तो किसी और के साथ हो चुका होता है, क्योंकि दिमाग वही सारी चीजें नोट करके रख लेता है जो पहले कभी हो चुकी होती। कैसे? वो सोचता है कि अगर मैं पूछूंगा तो पीछे वाले फुसफुसाएंगे, फुसफुसाएंगे कि देखो ये बहुत बड़ा मास्टर का चमचा बनता है, बार बार पूछने लगता है। उसको डर लगता है कि हो सकता है इसमें से कोई हंसने लगे। ठीक? हो सकता है उसके दिमाग में ये भी चल रहा हो कि साथ वाला बोलेगा कि बहुत बोलता है ये, ध्यान दे नहीं बैठता, मास्टर पढ़ा रहा है, पढ़ दे चुप, तुझे बड़ी पड़ी है बार बार पूछने की। ये बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चलती हैं। अब इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या कहता है? तो किशोरावस्था में पहचान बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, वह अपनी पहचान बनाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात, किशोरावस्था में बच्चा अपनी पहचान अलग नहीं बनाना चाहता, वो एग्जैक्ट वैसा ही रहना चाहता है जैसा कि उसका पूरा समूह है। आप किसी ऐसे बच्चे को किसी बच्चे को ऐसे समूह में रख दीजिए जो समूह बहुत ज्यादा सवाल पूछता, वो भी पूछने लग जाएगा। आप बच्चे को ऐसे समूह में रख दीजिए जो बिल्कुल सवाल नहीं पूछता, अगर वो पहले से पूछता भी था तो भी चुप हो जाएगा, क्योंकि बच्चा अपनी पहचान के प्रति बहुत जागरूक होता है और वह अपनी अलग पहचान नहीं बनाना चाहता, वह अपनी पहचान को एग्जैक्ट वैसा रखना चाहता है जैसी की पहचान उसके पूरे समूह की है। अब पूरे समूह की पहचान जैसा रहेगा तो अब इलाज एक बच्चे के करने की आवश्यकता नहीं है, इलाज पूरे समूह के करने की आवश्यकता है। बच्चा अपने आप को अलग दिखाना ही नहीं चाहता, वह समूह के जो मानक हैं उनसे बाहर नहीं जाना चाहता, वो उन मानकों में ही बंध के रहना चाहता है। क्योंकि उसको डर है कि अगर मैंने पूरी क्लास नहीं पूछ रही, उसका पूरा समूह नहीं पूछ रहा है और वो क्लास में बार बार सवाल पूछ रहा है, तो उसको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब हम पिकनिक पे जाएं, जब हम बाहर दोस्तों के साथ बैठें, तो ये हमारी वहां पे मजाक ना बनाए, या वहां हमें अपने ग्रुप से ना निकाल दें, या वहां हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना करने लगे कि हमें बिल्कुल अलग सा कर दें। तो ये भी एक कारण है। उसका जो एटमॉस्फेयर है, आसपास के जो लोग हैं, उसका जो समूह है, वह समूह जैसा होगा, बच्चा भी वैसा होगा। तो अध्यापकों की और अभिभावकों की आवश्यकता पड़ अब अभिभावकों और अध्यापकों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को ध्यान रखें कि बच्चे के समूह कैसे होने चाहिए। उन समूह में से इस तरह के बच्चे अगर ज्यादा होंगे तो वो सवाल पूछेंगे। अगला एक और कारण हो सकता है, सारी चीजें होने के बावजूद हो सकता है बच्चे का स्वभाव ही ऐसा हो। दो तरह के स्वभाव होते हैं, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। बहिर्मुखी वाला बोलता है, पूछता है, बात करता है। अंतर्मुखी वाला ना, उसके अंदर सब कुछ चल रहा होता है लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं करता, उसको वो बताता नहीं, बोलता नहीं। तो कुछ बच्चों का स्वभाव ही ऐसा होता है, सोचते बहुत ज्यादा है, बोलते बहुत कम है। और बोल इसलिए नहीं पाते कि जो उन्होंने सोचा है उसका मन में रिहर्सल बहुत बार करते रहते हैं, बहुत बार रिहर्सल करेंगे, बहुत बार सोचेंगे समझेंगे, बहुत बार रिहर्सल करते रहेंगे, तो फाइनली वो बोल ही नहीं। मनोविज्ञान इसके पीछे क्या है? यह एक कमजोरी नहीं है, ये बात याद रखें, बल्कि ये एक प्रकार का व्यवहारिक पक्ष है, या ये कहें कि ये व्यक्तित्व का एक गुण है व्यक्ति का। कम बोलता है, अंतर्मुखी है, लेकिन अगर वातावरण इनका सहयोगी रहेगा तो इनके अंतर्मुखी होने के बाद भी कम से कम पर्याप्त बहिर्मुखी ये हो जाएंगे कि काम चलता रहे। लेकिन अगर ऐसे अंतर्मुखी व्यक्ति को वातावरण भी वैसा ही मिल गया तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। यह अंतर्मुखी होना धीरे धीरे कब चुप्पी में बदल जाएगा इस बात का पता भी नहीं चला। तो इस बात पे भी गौर करना है, इस बात पे भी ध्यान देना है। इन कारणों के अलावा एक और कारण भी हो सकता है, और वो कारण हो सकता है पूर्व के अनुभव का ट्रम। यानी यदि कभी ऐसा
उस बच्चे के साथ पहले हो चुका है और उसका परिणाम गलत आया है, तो यह बात उसके दिमाग में रखी हुई है कि भैया अगर ऐसा करोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, अगर सवाल पूछोगे तो गुरुजी डांट देंगे, अगर सवाल पूछोगे तो साथी हंसी बनाएंगे, अगर सवाल पूछोगे तो बेइज्जती हो जाएगी, अगर सवाल पूछोगे तो ग्रुप से निकाल दिए जाओगे। ऐसा कोई घटनाक्रम यदि उसके साथ पहले कभी हो चुका है तो उसकी मेमोरी में वो फीड है, तो ये डर भी उसको सदैव बना रहता है। अच्छा, उसके साथ ही नहीं, अगर उसकी जानकारी में उसके दोस्त के साथ किसी और बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ है तो वो भी उसकी मेमोरी में रहता है, और इसलिए वो पूरी तरह से फिर सिक्योरिटी मोड में चला जाता है, फिर डिफेंसिव मोड में कि ना हमें नहीं पूछ रहा, बाद में ये हंसेंगे, बाद में ये मजाक बनाएंगे, गुरुजी डांट देंगे, तो वो फिर पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित बनाता है और चुपचाप बैठ जाता है। ये भी हो सकता है, एक और कारण हो सकता है कि हो सकता है उस व्यक्ति को भाषा या अभिव्यक्ति में कठिनाई आ रही हो। ऐसा भी है कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, हिंदी की क्लास है, हो सकता है वो शब्द ही नहीं सेट कर पा रहा हो, लेकिन ऐसे कारण बहुत कम होते हैं। हाँ, अभिव्यक्ति वाला है, अगर कोई बच्चा हकलाता है, तुतलाता है, ऐसी कोई स्थिति है तो हो सकता है वह प्रश्न तो उसके दिमाग में बन रहा है लेकिन वो अपनी बात को व्यक्त नहीं कर, तो कई बार ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि उसके मन में विचार तो साफ साफ आ रहे हैं लेकिन उन विचारों को वह अपने शब्दों में स्पष्ट नहीं कर पा रहा, या शब्दों में स्पष्ट कर भी ले रहा है तो जब वो बोल रहा है तो उसका उच्चारण सही नहीं आ रहा है, तो इस कारण भी हो सकता है उसमें आत्मविश्वास की कमी आ जाए, उसमें डर आ जाए और वो सवालों को न पूछे। अब एक और कारण मेरे जो समझ में आया है इस समस्या का, वो हो सकता है कि कभी कभी बच्चा अत्यधिक आत्म जागरूकता के मामले में भी ऐसा कदम उठा लेता है, बहुत ज्यादा जागरूक है, ये भी गलत है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं, अच्छे गुण भी अगर जरूरत से ज्यादा है तो वो भी घातक है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, और अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप। बिल्कुल चुप रहना भी गलत है, बहुत ज्यादा वाचाल हो जाना भी गलत है, मध्य में होना चाहिए। बुद्ध वाला मार्ग, मध्यम मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग, बल्कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग। तो जागरूकता बहुत अच्छी चीज है, आत्म जागरूकता बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने बारे में जानते हैं, लेकिन आप अपने बारे में अगर कुछ ज्यादा ही जान गए तो ये भी घातक है। ऐसी स्थिति तब आती है जब बच्चा स्वयं को बाहर से देख रहा होता है। बाहर से देखने का मतलब जब वो बोलने के लिए खड़ा हो, जब वो पूछने के लिए खड़ा हो और उसके दिमाग में सवाल चले कि मैं दिख कैसा रहा हूं। जो हमारे साथ के सहपाठी हैं वो देखेंगे तो मैं दिख कैसा रहा हूं, बढ़िया दिख भी रहा हूं या बढ़िया नहीं दिख रहा हूं, या जब मैं बोलता हूं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जो आवाज है वो गधे के रेखने जैसी हो, बढ़िया मधुर आवाज निकल रही है मेरी कि नहीं निकल रही है, मेरा जो हेयर स्टाइल है वो ठीक है, मैंने जो कोट पहना हुआ है वो फिट है, मैंने जो टाई लगाई हुई है वो ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में आएंगे। फिर उसके दिमाग में जो सबसे खतरनाक सवाल आएगा वो आएगा कि मैं जब पूछूंगा तो ये आसपास वाले लोग क्या सोच रहे हो। ये उसके साथ बड़ी समस्या, और इसे कहा जाता है स्पॉटलाइट इफेक्ट। ये कहलाता है स्पॉटलाइट इफेक्ट, कि जब व्यक्ति किसी मंच पे आता है बोलने के लिए तो सबसे पहले उसके पैरों से कंपन शुरू होता है, घुटनों तक आता है, फिर जुबान लड़खड़ाती है और फिर उसके बाद आवाज फ्रीज हो जाती है, फिर वो नहीं बोल पाता। बोलना चाहता है, भाव बहुत है, शब्द भी उसके पास है, लेकिन अब वो बोल नहीं पा रहा। तो ये कुछ वो कारण हो गए, आई थिंक इनमें से ही कोई ना कोई कारण आपके साथ होता है जब आप सवाल पूछना चाहते हैं और सवाल आप पूछ नहीं पाते। हालांकि मैंने अभी तक जितनी बातें की हैं इनमें जो भी रीजंस है उनके पीछे के मनोविज्ञान को भी समझने और समझाने का प्रयास किया है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, केवल मनोविज्ञान पे बात कर लेते हैं 2-3 पॉइंट्स में। यानी कुल मिला के इन सारी चीजों जो 8-9 कारण मैंने बताए, उन सारे कारणों के पीछे
कुल मिला के मनोविज्ञान क्या है? पहला एक मनोविज्ञान है, उसको कहते हैं फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स। एक मनोवैज्ञानिक थ्योरी है, उसको बोलते हैं फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स। इसमें होता क्या है, बच्चे का मन हुआ कि अब मैं सवाल पूछूंगा और वो हाथ उठाने का विचार करता है, प्लान करता है कि मैं अभी हाथ उठाऊंगा। ये उसने प्लान किया। जैसे ही उसने ये प्लान किया तो उसके बॉडी में, उसके शरीर में हल्का सा तनाव आता है। तनाव आता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अब आप अपने आप को इमेजिन कर लेना क्या क्या होता है। मैं मनोविज्ञान बता रहा हूँ इसके पीछे। प्लान किया कि आप सवाल करेंगे। जैसे ही आपने प्लान किया, दिमाग में थोड़ा तनाव आया। तनाव आया, हार्ट बीट बढ़ गई, दिल की धड़कनें तेज हो गई, हथेलियों से, हाथ से पसीना आने लगा, मतलब हाथ पसीने लगे। और जैसे ही इतना हुआ, दिमाग ने तुरंत तय कर लिया कि खतरा है। और फिर स्थिति आती है वही जो इस रिस्पॉन्स का नाम है, फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज रिस्पॉन्स। व्यक्ति अपने आप से अंदर से लड़ता है कि नहीं मैं बोलूंगा, नहीं मैं बोलूंगा। फिर उसकी लड़ने की क्षमता हार जाती है और वो लड़ने की जो क्षमता है वो भाग जाती है, खत्म हो जाती है। और जैसे ही लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, व्यक्ति दृढ़वत हो जाता है, फ्रीज हो जाता है और बच्चा फिर कुछ भी नहीं बोलता। पहला तो बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण ये है। दूसरा, दूसरी होती है समस्या, वो उसकी आत्म छवि को लेकर के होती है, सेल्फ इमेज। उसकी जो आत्म छवि होती है, सेल्फ इमेज, बच्चे की अपनी आत्म छवि होती है। जैसे उसने सोच लिया कि मैं तो एवरेज हूं, मैं टॉपर तो हूं नहीं, और जब मैं एवरेज हूं, मैं टॉपर नहीं हूं, मैं दिखने में भी उतना अच्छा नहीं हूं, मैं स्मार्ट भी नहीं हूं, मैं कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं पहने हूं, तो जब ये सारे गुण मेरे अंदर नहीं है तो मैं सवाल पूछ के करूंगा अभी क्या? यानी उसने अपने आप को पहले से ही एक इमेज अपनी उसने बना रखी है और वह उस इमेज के साथ खुश है। उसको आप वो वाली इमेज जोखिम में नहीं डालनी, वो जोखिम में डालना ही नहीं चाहता। वो इमेज, वो चाहता है कि ऐसा जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। तीसरा एक और मनोवैज्ञानिक कारण है, उसको हम कह सकते हैं सोशल कंपैरिजन थ्योरी, सामाजिक तुलना सिद्धांत। इसमें बच्चा क्या करता है, तुलना करता है, कंपैरिजन करता है किसी दूसरे बच्चे के साथ कि वो देखो वो धारा प्रवाह बोलता है तब जाके सवाल पूछता है, मैं तो ऐसे नहीं बोल पाता, मैं कैसे पूछूंगा, मैं तो अटक जाऊंगा, वो नहीं अटकता है। अरे भाई, अगर आप तुलना करेंगे तो तुलना का सबसे बड़ा गुण है कि तुलना आत्मविश्वास को कम करता है, आत्मविश्वास को घटाता है। और जब आत्मविश्वास ही प्रॉपर आपके पास नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी समस्या होगी। बिना आत्मविश्वास के कुछ कर पाना संभव नहीं है, ये गांठ बांध लो। हमने बहुत सारी बातें कर ली, समस्या क्यों है, कैसे है, इसके कारण क्या है, सब देख लिया। अब हम आज की परिचर्चा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पे हैं। समस्या खोज लेना पर्याप्त नहीं होता। पर्याप्त तब होता है जब आप समस्या के कारण भी खोज लें और उन कारणों को समाप्त करने की व्यवस्था भी खोज लें। आप उसका इलाज भी खोज लें, आप बीमारी भी खोज लें और बीमारी खोजने के साथ साथ आप उसका इलाज भी खोज लें। अब हम कुछ ऐसे उपायों पर चर्चा कर लेते हैं जो इस समस्या को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकते। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक माइक्रो स्टेप रणनीति बना सकते हैं। पहला तरीका, वो माइक्रो स्टेप रणनीति क्या है, हमें सवाल ही तो पूछना है ना। इस छोटे से काम को भी हम दो तीन और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। हम सीधे हाथ ऊपर नहीं उठाएंगे, बल्कि हम दूसरा काम कर लेंगे। हम ये कर लेंगे कि बीच क्लास में नहीं पूछेंगे, जब टीचर क्लास छोड़ के जा रहे होंगे हम तब व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछ लेंगे। शुरुआत ऐसे करेंगे कि हम सवाल तो पूछेंगे, सामने पूछने में डर लग रहा है, पूरी क्लास में भरे हुए में पूछने में डर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, बाद में पूछ लेंगे, अकेले में व्यक्तिगत टीचर से पूछ लेंगे। दूसरा,
अगर ऐसी स्थितियां नहीं बनती हैं कि कई बार टीचर ने क्लास छोड़ा और चले गए, नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 3-4 लोग मिलके सवाल पूछ लेंगे। इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि आप अकेले टीचर से जाकर पूछें, तो 3-4 लोग साथ में जाए, नहीं कि एक मेन आदमी है, एक पूछेगा, बाकी पीछे से थोड़ी हिम्मत बनवाते रहे कि पूछ ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हम भी साथ हैं। अगर मार खाएंगे तो चारों भाई मिलकर खाएंगे, अगर डांट खाएंगे तो चारों भाई मिलकर खाएंगे, अगर हंसी उड़ेगी चल चारों की उड़ेगी, और जब चारों की उड़ेगी तो कोई किसी से नहीं कह पाएगा। ये भी एक स्टेप हो सकती है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप एक टारगेट बना लें, कि आप अचानक रोज रोज सवाल पूछना नहीं शुरू कर सकते, तो आप ऐसा करें कि भाई मैं 15 दिन में एक सवाल तो पूछूंगा, फिर चाहे कुछ हो जाए। फिर आप इसको छोटा करें कि नहीं 7 दिन में पूछूंगा, फिर आप इसको और छोटा करें कि नहीं हर दूसरे दिन पूछूंगा। ऐसे करके दिमाग की अपनी एक प्रक्रिया होती है, दिमाग धीरे धीरे चीजों को एडॉप्ट करता है, धीरे धीरे चीजों को सीखता है। तो अगर आप ऐसे हैबिट में ले आएंगे चीजों को, तो आसानी से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी फ्रेमिंग में दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है भाषा हमारी सही नहीं बन रही है, हम सही से पूछ नहीं पा रहे हैं, या हम प्रॉपर बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसी समस्या आ रही है, तो आप क्या करें, जब आपको पढ़ाया जा रहा है आप सवाल को नोट कर लें, लिख लें। फिर कुछ नहीं करना कि सर एक सवाल बताना है और ऐसे करके बोल दें, पढ़ दें और बोल दें, कॉपी पे लिख लें, सवाल छोटा रखें और पढ़ करके पूछ लें। ये भी तरीका है, तब तो गलती नहीं होगी, कम होगी, डर कम लगेगा, खटाखट 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 पढ़ दिया, बात खत्म। तीसरा तरीका, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से पॉजिटिव वार्तालाप करें, सकारात्मक वार्तालाप करें। नकारात्मक विचार क्या है कि हम अगर पूछेंगे तो साथी हंसेंगे, ये नकारात्मक विचार, ये आपको डर तक ले जाता है और आपको पूछने नहीं देता। उसे बदल दे और विचार ऐसे लाएं कि अगर हम पूछेंगे तो हो सकता है कोई और भी पूछने वाला हो और उससे पहले हम पूछ लें, तो उसका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। आप ये सोच लें कि सवाल पूछना निशानी है इस बात की हम मुझसे आ रहे हैं, ऐसे सोच लें, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखें सवाल पूछने के प्रति, तो आप धीरे धीरे ही सही लेकिन सीखेंगे। चौथा एक तरीका होता है मनोविज्ञान में जिसको कहते हैं एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी क्या है कि हम धीरे धीरे करके चीजों को सीखेंगे। पहले हम डायरेक्ट टीचर के सामने नहीं बोलेंगे, हम दोस्तों में क्वेश्चनिंग करेंगे, दोस्तों में पूछेंगे, फिर दोस्तों का समूह थोड़ा बड़ा होगा, उसमें 4 लोग अपने क्लोज वाले होंगे, 4 लोग ऐसे होंगे जिन्हें हम नहीं जानते, उनके बीच में भी सवाल पूछेंगे। हम जब घर पे होंगे तो मिरर के सामने खड़े होंगे, शीशे के सामने खड़े होंगे और शीशे के सामने खड़े होकर शीशे से सवाल पूछेंगे, या फिर कभी कभी खुद को मोबाइल में रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे, जहां गलती लगेगी सुधारने का प्रयास करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर देखेंगे। ये भी एक तरीका हो सकता है। एक और है सबसे आसान तरीका, उसको हम कह सकते हैं सेकंड नियम। सेकंड का नियम क्या है कि आप दिमाग को इतना मौका ना दें कि वो डर भीतर लाए, वो निगेटिव थॉट्स भीतर लाए, इतना मौका ही नहीं। आपके दिमाग में सवाल बना और आपने कहा 5 4 3 2 1 और हाथ खड़ा कर दिया, सर ये कैसे हो गया, पूछ दिया, बात खत्म। दिमाग ने सोच ही नहीं पाया, उससे पहले पूछ दिया, बात खत्म। इसको कहते हैं सेकंड का नियम। विद इन द सेकंड आपने पूछ लिया, खेल खत्म। जब तक पैरों में कंपन शुरू होगा, घुटने कांपेंगे, जीभ लड़खड़ाएगी, जुबान फ्रीज होगी, उससे पहले सवाल पूछा जा चुका होगा और आप बैठ चुके होंगे, बात खत्म। अगला एक और महत्वपूर्ण, अगर हो सके तो शिक्षक से अपना संवाद स्थापित करें। संवाद में बहुत ताकत होती है। शिक्षक ही नहीं, आपका परिवार भी अगर टूट रहा है, परिवार में भी कोई दिक्कत है, दोस्तों के साथ कोई दिक्कत है, संवाद बहुत ताकतवर है। संवाद मतलब बातचीत। आप जितना अच्छा संवाद, बेहतरीन संवाद स्थापित कर लेंगे, उतना ही आपके अंदर आत्मविश्वास है। शिक्षक से संवाद यदि संभव हो तो संवाद करें और शिक्षक को बताएं कि मुझे कौन सी समस्या है, मुझे क्या क्या दिक्कतें फेस हो रही हैं, क्या क्या दिक्कतें मैं फेस कर रहा हूँ, क्या क्या दिक्कतें मेरे सामने आ रही हैं। बात करें, निश्चित तौर पे उस बात का एक सकारात्मक हल निकलेगा। अगला जो है वो है कि अपनी जो आत्म छवि है ना, उसका निर्माण करें। अपने आप से पूछे कि आज पूरे दिन में हमने क्या सीखा,
अपने आप से पूछें कि क्या हम कल से आज थोड़े बेहतर हुए हैं। अपने आप से पूछें कि क्या हमने आज कुछ पूछा। अपने आप से पूछें कि क्या हम कल से कुछ ज्यादा कर पाए। और अगर थोड़ा थोड़ा भी कर पाए ना, तो आप मानेंगे कि हम जीते हैं, कल की अपेक्षा मैं जीत गया। और जीत आपको आत्मविश्वास देती है, ये आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक हो सकता है। एक और चीज है, आप कक्षा में से ही किसी को, इस मामले के लिए मैं प्रश्न पूछने की बात कर रहा हूं, किसी को भी ऐसा बच्चा जो खूब प्रश्न पूछ लेता है, जिसको प्रश्न पूछने में दिक्कत नहीं होती, जो प्रश्न पूछने में झिझकता नहीं है, उसको अपना रोल मॉडल बनाए। रोल मॉडल बनाने का मतलब ये होता है कि आप तुलना ना करें, नकल भी ना करें, उससे सीखने का प्रयास करें कि ये कैसे खड़ा होता है और तुरंत पूछ लेता है, कैसे कर लेता है ये उससे सीखने का प्रयास करें, जानने का प्रयास। और एक बात मैं पीछे ही कह चुका हूं कि जो परफेक्शन का भूत है कि नहीं हम परफेक्ट हो जाएंगे तभी ये करेंगे, उस भूत को छोड़ दीजिए। ऐसा कुछ होता नहीं है दुनिया में। वो लोग जिन्हें आप देखते हैं, जिन्हें आप कहते हैं कि ये बहुत परफेक्ट है, उसने भी जब शुरुआत की थी ना, वो परफेक्ट नहीं था। वो करते 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 आज इस स्थिति तक आया है कि वो परफेक्ट हुआ है। आप परफेक्ट होने के लिए बैठे रहेंगे तो आप शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। आप शुरुआत करिए, परफेक्ट हो जाएंगे, वो बात की बात है। और एक और बात कि समूह में आप चर्चा कर सकते हैं, आप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं किसी एक मुद्दे पे। ये चीजें आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। और छात्रों में इस चीज की बड़ी कमी पाई जाती है। वो जब आपस में बैठेंगे ना, तो किसी तीसरे चौथे की चुगली करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। कभी एक सार्थक बिंदु रख लो, 5 लोग बैठो और बीच में रख लो कि ग्लोबल वार्मिंग, चलो तुम बताओ, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। उसने कुछ कहा, आप संतुष्ट नहीं है, आपने उसका जवाब दिया, वो आपकी बात से संतुष्ट नहीं है, तीसरे ने जवाब दिया, चौथे ने जवाब दिया। एक सार्थक परिचर्चा आप कर पाएंगे उनके बीच में। हम आज की इस परिचर्चा के लगभग अंतिम पड़ाव पे हैं। आखिर में मैं शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका से संबंधित 2-3 बातें कहूंगा, उनको बड़े गौर से अभिभावक और शिक्षक समझें। पहली चीज शिक्षक के लिए है कि अगर कोई बच्चा आपसे सवाल पूछता है तो कुटिल मुस्कान न बिखेरें, हंसे नहीं उसके सवाल पे। हो सकता है सवाल गलत हो, उसको प्रोत्साहित करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें और उसे शाबाशी दें। बहुत ठीक बेटा, मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहते हो और बहुत अच्छा सवाल किया। बाकी लोगों ने तो ये सवाल किया भी नहीं, आप इतने गौर से सुन रहे थे, आप इतने गौर से समझ रहे थे कि आपको जरा सा गड़बड़ी लगी और आपने सवाल कर दिया। प्रोत्साहित करिए उसको, हो सके तो नाम लेकर के कहिए, उसका नाम लीजिए तो उसको और कॉन्फिडेंस में। ये खासियत अध्यापकों में भी होनी चाहिए। अब अभिभावक की बात करें तो घर पर अगर बच्चा सवाल पूछता है तो जनरल अभिभावक उसको डांट देता है, फटकार देता है, बहुत पूरे दिन बात करता है, पूरे दिन सवाल पूछता है, जब होता है तो पूछता ही रहता है, थकता नहीं कभी पूछने से। बच्चा डांट जाएगा, यहाँ नहीं पूछ रहा, बाहर भी नहीं पूछ रहा, हर चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। फिर आप कहेंगे कि ये तो बेकार हो गया। बात बात पे दूसरे के बच्चे के साथ अपने बच्चे की तुलना करना बंद करिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चा यूनिक है, प्रत्येक बच्चा अद्भुत है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। आपका बच्चा है, अलग है, दूसरा पड़ोसी का जो बच्चा है वो अलग है। हो सकता है एक काम में ये उससे पीछे हो तो दूसरे काम में ये उससे आगे भी होगा। मत करिए तुलना। तुलना करने से बच्चे में हताशा आती है, उसका आत्मविश्वास डाउन होता है। और जब आत्मविश्वास डाउन हो जाएगा और उसमें हताशा आ जाएगी, निश्चित तौर पे वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा का प्रयोग अपने कार्य में नहीं कर पाएगा और सफल होने को भी होगा तब भी असफल हो जाएगा। मत करिए तुलना किसी से। किसका बच्चा कैसा है बना रहने दीजिए, आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपका बच्चा कैसा कर रहा है, उस पर फोकस करिए। बोलने के लिए उसे एक सुरक्षित वातावरण दीजिए, उसे ऐसा एटमॉस्फेयर दीजिए कि वो बोल पाए, वो अपनी बात कह पाए, आपसे भी अगर जरूरत पड़े तो सवाल पूछ पाए। सवाल पूछना बुरी बात नहीं है, सवाल पूछने के पीछे इरादा क्या है, वो इरादा बुरा हो सकता है, सवाल कभी बुरे नहीं। और अब अंत में आप सब बच्चों के लिए और उस बच्चे के लिए विशेष जिसने ये सवाल पूछा था, उससे मैं यही कहूंगा कि बेटा अगर तुम पढ़ रहे हो ना, तो तुम ये जान लो कि तुम
कमजोर नहीं। अगर तुम पढ़ रहे हो तो दिमाग में बैठा लो कि तुम कमजोर नहीं हो और तुम सोचने वाले हो, तुम जिज्ञासु हो, तुम सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहे हैं ना, ये इस चीज का प्रमाण है कि तुम बुद्धिमान हो। क्योंकि मूर्खों के दिमाग में सवाल नहीं आता। सवाल आ रहा है इसका मतलब तुम बुद्धिमान हो। उत्तर ना आना या उत्तर आना बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है, सवाल आने चाहिए। सवाल आ रहे हैं तो उत्तर तो आएगा कहीं ना कहीं। जब सवाल ही नहीं आ रहे हैं तो उत्तर कहां से आएगा। और इतना याद रखिए कि जितना आप पूछेंगे उतना आप सीखेंगे, और जितने आप जिज्ञासु होंगे उतना ही आप जान पाएंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा? इस सेशन से आपने कितना सीखा? आज का रविवार आपके लिए कितना विशेष रहा है? इस वीडियो के माध्यम से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस सप्ताह भर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब लेकर के हम अगले रविवार को फिर से आपके साथ हाजिर होंगे, ऐसी ही किसी एक चर्चा पर चर्चा में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।